हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा था हमारा एवरेज ड्यू डेट, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके थे, जिसके अंदर हमने देखा कि एक पार्टी जो है वो ट्रांजैक्शन कर रही है दूसरी पार्टी के साथ। सिंगल साइड आपके ट्रांजैक्शंस थे। एक पार्टी ने क्या किया, किसी को गुड्स बेचा, दूसरी पार्टी ने वो गुड्स बाय किया, खरीदा, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि हम लोग एक कॉमन डेट कैलकुलेट करके ला रहे थे, जिसको नेम दिया हमने एवरेज ड्यू डेट, है ना। हमने देखा एवरेज ड्यू डेट के अंदर हमारे चार टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। फर्स्ट हम लोग जो केस था वो हमारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके इलस्ट्रेशन 1 to 5 कवर हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 to आपके हो गए थे। थर्ड और फोर्थ क्या था आपका होमवर्क, फिफ्थ और सिक्स्थ भी क्या है आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। केस 2 आपका है लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू पार्टीज आर देयर। क्या होगा यहाँ पे, दो पार्टीज के बीच में एक दूसरे के साथ जो ट्रांजेक्शंस है वो आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन के अंदर। भाई दो पर्सन है ए और बी, ए गुड्स बेच रहा है बी को और बी से खरीद भी रहा है, सेल और परचेज कर रहे हैं दोनों पार्टीज आपस के अंदर। उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस हैं वो हमारे कवर होते हैं केस नंबर 2 में। When more than one party is involved, where one party purchases and also sells to other party, like JK Tires and Maruti, where Maruti sells car to JK Tires for their employees and purchase tires from them. In such a case, instead of paying gross amount, they may go for new amount or net amount, that is purchase amount and sales amount will be set off, and thus here we take difference of amount and product as net amount. In such cases, earliest date of both parties is taken as the base date. दोनों के ट्रांजेक्शन में से जो भी डेट हमारी क्या होगी, अर्लीस्ट डेट होगी, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस डेट मान लेते हैं। देखो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है भाई, दो ट्रेडर है मिस्टर एक्स और वाई। Two traders X and Y buy goods from one another, each allowing the other 1 month credit. भाई X अगर Y को बेचेगा तो Y पेमेंट कब करेगा, 1 महीने बाद। Y अगर X को बेचेगा तो पेमेंट कब करेगा, 1 महीने बाद। दोनों एक दूसरे को 1 मंथ का टाइम जो वो अलाउड करते हैं। At the end of 3 months, the accounts rendered are as follows. दोनों ने एक दूसरे को अकाउंट बना करके भेजे, किसने, X ने Y का और Y ने X का। दो अकाउंट बनाए गए जिसके अंदर फर्स्ट क्या आपका गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा तो क्या होगा, फॉर वाइज पेमेंट, फॉर वाइज पेमेंट क्या अकाउंट आया, देखो वाई के पेमेंट के लिए अकाउंट, जो गुड्स बेचा होगा एक्स ने वो सब वाई ने परचेज किया होगा। एक तो अकाउंट हमें उसका बनाना है, दूसरा क्या है फॉर एक्स पेमेंट, एक्स को जो पेमेंट करना है उसके लिए। दोनों के लिए हमें अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट के बाद 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, ड्यू डेट, देन नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज के बाद लिख दो आप अमाउंट, और नंबर ऑफ डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये कैलकुलेशन करोगे आप। सेम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जहां पे एक्स को पेमेंट करना है उसके लिए। क्या लिखोगे, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट के बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के साथ अमाउंट एंड प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको ये करना है सॉल्व क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रांजैक्शन की डेट, अप्रैल 18 ऑफ अप्रैल को गुड्स बेचा गया, कितने रुपीस का, 16 रुपीस का। 18 ऑफ अप्रैल आपकी ट्रांजैक्शन डेट है।
अमाउंट कितना है 60 रुपीज। किसने किसको बेचा, एक्स ने बेचा वाई को, तो हमने फॉर वाइज पेमेंट वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मे 15 ऑफ मे, अगेन गुड्स बेचा एक्स ने वाई को, अमाउंट कितना है, अमाउंट गिवन आपको 70 रुपीज का। नेक्स्ट गुड्स बेचा 16 जून को, अमाउंट कितना 80 रुपीज। जून को गुड्स बेचा कितने का, 80 रुपीज का। वाई को कितना पेमेंट करना है वो हमें इसके बेसिस पे कैलकुलेट करना रहेगा। दूसरा क्या करना है हमें, वाई ने एक्स ने कितना परचेज किया वाई से, वाई ने सेल्स कितना किया। तो दो ट्रांजैक्शन दिए हुए आपको क्वेश्चन के अंदर, देखो अप्रैल 23 को, दूसरा कब है आपका, सेकंड गिवन है मे 24 को, 24 ऑफ मे, 23 अप्रैल। अमाउंट इन्वॉल्व कितना है 52 एंड 50। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को बेचा 18 ऑफ अप्रैल, 15 ऑफ मई और 16 जून को, 60, 70 और 80 रुपीज का। गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को बेचा 23 अप्रैल और मई 24 को, 52 और 50 रुपीज का। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई। कहते हैं आपको एक कॉमन डेट कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट का लॉस ना हो, है ना, हाँ जी। और उसके साथ क्या बोला हुआ है, जो क्रेडिट पीरियड है वो आपका कितना है 1 मंथ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब आपका 18 ऑफ अप्रैल को, 1 मंथ कैलकुलेट करो, 1 मंथ कब हो जाएगा 18 ऑफ मई। ग्रेस डेज जोड़ने हैं क्या 3 डेज जो ग्रेस के आपको बताए थे, नहीं जोड़ने, क्यों, क्योंकि ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 15 मई से 15 जून, 16 जुलाई, 23 मई और 24 जून। ड्यू डेट जो भी आपकी डेट थी 18 अप्रैल के लिए क्या हो जाएगी आपकी 18 मई हो जाएगी, मई 15 के लिए जून 15 हो जाएगी, जून 16 के लिए क्या हो जाएगी जुलाई 16। ऐसे ही 23 अप्रैल के लिए 23 मई और 24 मई के लिए 24 जून आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। अब क्या करना है सर, अब हमें बेस डेट माननी है। क्या मानेंगे हम लोग, अब हमें एज्यूम करनी है बेस डेट। तो बेस डेट किसे मानेंगे, सबसे अर्लीस्ट डेट क्या आपकी 18 ऑफ मई या फिर 23 ऑफ मई। दोनों के लिए क्या हमें एक कॉमन बेस डेट लेनी है क्या, तो हाँ हमें दोनों के लिए कॉमन बेस डेट लेनी होगी। और बेस डेट हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे सर बेस डेट 18 ऑफ मई को। तो ऊपर लिख दोगे एज्यूम, क्या एज्यूम करना है आपको 18 मई एज बेस डेट। 18 मई को आप क्या मान लोगे, बेस डेट मान लोगे। 18 मई को अगर मैं बेस डेट मानूं तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने, 18 मई से 18 मई कितने दिन 0। 15 जून तो मई के कितने 13, जून के कितने 15, 28, मई के कितने 16, सॉरी 18 मई है ना आपका, तो 13 तो रह गए मई के और जून के हो गए आपके 15, 28। ऐसे ही हम लोग अगर बात करें इसकी तो मई के कितने 13, जून के 30, जुलाई के 16, टोटल हो गए आपके 59 डेज। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो 18 ऑफ मई आपकी बेस डेट है। 18 मई से 23 मई कितने डेज हुए 5, 26 जून तक तो मई के कितने हो गए 13, जून के कितने 24, टोटल कितने 37। नंबर ऑफ डेज आ गए भाई आपके
0, 28, 59, इधर आए 5 और 37। अब क्या करना है, ये जो हमारे डेज हैं इनको हमें अमाउंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई। 60 को 0 से किया तो कितना आएगा 0, 28 7 जा 1960, 59 इंटू 80 4720, टोटल कर दो 0866। अमाउंट का टोटल कितना आएगा 80 प्लस 70 प्लस 60 210। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मुझे जो x के पेमेंट है उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। 52 इंटू 5 कितना हुआ 260, 37 इंटू 50 कितना आएगा आपका 1850, टोटल कितना हो गया 2110 और अमाउंट कितना हो गया 102। 102 आ गया अमाउंट का टोटल और प्रोडक्ट आ गया 2110। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद क्या करना है, देखो ये वो पैसा है जो y पे करेगा और उधर जो है वो कौन सा पैसा है, उधर वो पैसा दिया हुआ है जो x पे करेगा। अब क्या करना है, दोनों को नेट ऑफ कर दो। दोनों को नेट ऑफ कर देंगे कैसे और फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो देखो सबसे पहले बेस डेट। सबसे पहले क्या लोगे बेस डेट, ऐड और लेस। क्या ऐड और लेस करना आपको भी, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। बेस डेट प्लस माइनस क्या करना है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका, तो 6680 माइनस 2110। सबसे पहले देखो बेस डेट क्या आपकी 18th ऑफ मई, कैसे करेंगे आगे हम लोग 18th मई प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे 6680 माइनस 2110 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट 210 माइनस 102, 210 माइनस 102। ये कितना है आपका, तो 18th मई प्लस 6680 में से गया आपका 2110 4570 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 108। कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये आया आपका 42.3 या फिर 43 डेज। 43 डेज क्या करोगे 18th ऑफ मई में ऐड कर दोगे। 18th मई में ऐड करने हैं 43 डेज, 13 तो मई के और जून के 30, तो डेट क्या आ जाएगी आपकी 30 जून। 30 जून को अगर मिस्टर वाई जो है वो पेमेंट कर देते हैं किसको, मिस्टर एक्स को, तो दोनों पार्टी को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, Mnos Limited the following bills receivable and bills payable against Sohan. Calculate the average due date when the payment can be received or made without any loss of interest. कहते दो पर्सन है, कौन कौन, मनोज और सोहन, दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। कुछ बिल्स रिसीवेबल आपको गिवन है और कुछ बिल्स पेबल आपको गिवन है। दोनों के लिए आपको क्या करना है, कॉमन सेटलमेंट की डेट कैलकुलेट करनी है। फॉर्मेट हमारा ये यूज हो जाएगा। हमें केवल क्या करना है, डेट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट, इतना ही काम करना होता है।
चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट। इसकी हेडिंग डाल देते हैं हम लोग किसके लिए, ये है हमारे बिल्स रिसीवेबल्स और ये क्या हमारे बिल्स पेबल्स। बिल्स रिसीवेबल की सारी एंट्री हम लोग इधर कर रहे हैं एक जगह पे, बिल्स रिसीवेबल की हम लोग इधर करेंगे। देन वही हमें करना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट देखो क्या क्या है। बिल्स रिसीवेबल के लिए गिवन है भाई आपको, बिल्स रिसीवेबल 1 जून, 5 जून, 9 जून, 12 जून और 20 जून, 1, 5, 9, 12 और 20। 5 नंबर ऑफ बिल्स आपको रिसीवेबल गिवन है 1 जून को, 5 जून को, 9 जून, 12 जून और 20 जून। 1, 5, 9, 12, 20। टेन्योर क्या है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1, 2, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इसका टेन्योर है, इसका है 3, इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3। 3, 3, 1, 2, 3। इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट क्या करनी पड़ेगी, ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल्स पेबल कब कब के आपके 29 मई, 29 मई के बाद 3 जून और 9 जून। थर्ड जून एंड 9 जून। ड्यूरेशन क्या क्या है, 2, 3 और 1 मंथ। 2, 3 और 1 मंथ आपको गिवन है ड्यूरेशन। अमाउंट बी आर का है 3000, फर्स्ट वाले बी आर का कितना है 3000, नेक्स्ट का 2500, थर्ड वाले का 6000, फिर 1000 और 1500। 6000, 1000 और 1500। सिमिलरली जो आपके बिल्स पेबल हैं उनके अमाउंट कितने हैं, 2, 3 और 6000। 2000, 3000 और 6000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन वाला डेटा जो है वो ही कॉपी किया है। अब क्या करना है, अब सर सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करनी है ड्यू डेट। बेस डेट माननी है, बट बेस डेट मानने के लिए क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ड्यू डेट। ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है और ये सारे क्या है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के केस में हमने देखा जो भी आपकी ट्रांजेक्शन की डेट है उसमें ड्यूरेशन ऐड करोगे और 3 डेज और ऐड करोगे। तो फर्स्ट आपका क्या है 1 जून, वहां से कितने मंथ्स, 1 जून से 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर में 3 डेज और ऐड कर दो, 4 सितंबर। सेकेंड आपका ट्रांजेक्शन कब का है, 5 जून का और 3 मंथ्स, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 सितंबर। देन 9 जून से 1 महीना, 9 जुलाई प्लस 3 डेज, 12 जुलाई, 12 जुलाई। 12 जून से 12 जुलाई प्लस 3 डेज, 15। 12 जून से 2 महीने, 12 जून से 12 जुलाई और 12 अगस्त, 12 अगस्त प्लस 3 डेज, 15 अगस्त, 15 अगस्त। याद करो
कुछ होता है 15 अगस्त को, हॉलीडे है ना, पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन प्रीपोन्ड कर दोगे, क्या कर देंगे 14 अगस्त। और 20 जून वाले के कितने 3 मंथ्स, 20 जून से जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट बिल्स पेबल के लिए। 29 मई से 2 मंथ्स, जून जुलाई, 29 जुलाई, 2 दिन जुलाई के बच गए, 30, 31 और 1 अगस्त। 1 अगस्त क्या हो गई आपकी ड्यू डेट हो गई। ऐसे ही हम लोग देखेंगे सेकंड वाले के लिए, तो क्या हो जाएगी ड्यू डेट आपकी 3 जून से 3 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 और 3 6, 6 सितंबर, 3 जून से 3 मंथ्स, 6 सितंबर हो गई ना। 6 जून से 1 मंथ, 6 जुलाई प्लस 9 जून से 9 जुलाई प्लस 3 डेज, 10, 11, 12 जुलाई, ये हो गई आपकी ड्यू डेट, है ना। अब क्या करना है, अब मानना है हमें बेस डेट को। अब क्या करना है हमें, अब हमें एज्यूम करनी है बेस डेट। तो देखो अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सी है आपकी 12 जुलाई, इधर अगर मैं देखूं तो 12 जुलाई, तो मैं 12 जुलाई को क्या मान लेता हूं बेस डेट मान लेता हूं। एज्यूम 12 जुलाई एज बेस डेट। हम लोग चाहें तो किसी और डेट को भी ले सकते हैं, बट आपको लॉजिक बताया गया कि आप अगर फर्स्ट डे को काउंट करोगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको प्लस माइनस किसी भी वैल्यू के नेगेटिव जाने की टेंशन नहीं रहेगी। नंबर ऑफ डेज काउंट करो भैया 12 जुलाई से। 12 जुलाई से हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। सबसे पहले 12 जुलाई से 4 सितंबर, जुलाई के कितने बच गए, जुलाई के बच गए 19, अगस्त आपका पूरा, सितंबर के 4, 54, आगे 4 डेज और इंक्रीज हो रहे हैं, मैं कर देता हूं 58, ये 0, 54, 58, 0, उसके बाद 14 अगस्त तक, तो जुलाई के 19, अगस्त के 14, 33, 23 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर के 23, 73 डेज। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बिल्स पेबल के लिए। तो 12 जुलाई वाले में कितना है 0, 12 जुलाई से 1 अगस्त, जुलाई के 19, अगस्त का 1, 20, जुलाई के 19, अगस्त पूरा, सितंबर के 6, 56 डेज। करेक्शन कर लेना भाई बुक में, यहाँ पे कितने डेज आएंगे आपके 56, ठीक है। अमाउंट और नंबर ऑफ डेज आपके पास है, मल्टीप्लाई कर दोगे 54 इंटू 3000, 54 इंटू 3000 कितना है 1,62,000, 58 इंटू 2500, 58 इंटू 2500, 1,45,000, 0, 33,000, और ये आएगा आपका 73 इंटू 1500, 73 इंटू 1500, 1,09,500, 1,09,500। टोटल कर दो भाई अमाउंट का कितना 3
टू 5, 11, 12, 13, 14,000। ऐसे ही प्रोडक्ट का करना है आपको टोटल कितना, 1,62,000 प्लस 1,45,000 प्लस 33,000 प्लस 109,500। टोटल हो गया आपका 4,49,500। 449,500। ठीक है। इधर का करें तो 2 2 4, 1 2 3 4, 40,000। ये हो गया 0, 56 इंटू 3,000, ये हो गया आपका 1,68,000। कितना हो गया, 1,68,000। 168 प्लस 40, 2,08,000। 6 3 9 और 2 11, 11,000 हो गया आपका अमाउंट का टोटल। बेस डेट क्या थी आपकी, बेस डेट थी सर हमारी 12 जुलाई। ऐड करना है सर उसमें हमें डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया आपका, 4,49,500 माइनस 2,08,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,41,500। 241,500 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 14 माइनस 11, 3,000 डिवाइड बाय 3,000। 80.50, 80.50 और 81 डेज। 12 जुलाई में ऐड करने हैं 81 डेज। 12 जुलाई में 81 डेज ऐड करने हैं, तो जुलाई के कितने 19, अगस्त 31, सितंबर 30, टोटल हो गए 81 डे हो गया किसका, अक्टूबर का। तो आपका ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर क्या आ जाएगी आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। 1 अक्टूबर को जो मनोज है वो सेटलमेंट करने के लिए 3,000 रुपीज़ जो है वो अगर सोहन जो है वो पे कर देंगे किसको, मनोज को, कितने रुपीज़, 3,000 रुपीज़। तो दोनों में से किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट में किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है आपका, होमवर्क है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हमारा केस नंबर 3। केस 3 में क्या है देखो, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। केस 3 के अंदर एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है जहां पे अमाउंट का रीपेमेंट, अभी तक क्या हो रहा था, अभी हम लोग एक सिंगल डेट देख रहे थे, एक सिंगल डे में हमें क्या था, अमाउंट का पेमेंट हो रहा था। बट अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो अमाउंट का पेमेंट है हमें वो कैसे होगा, वो हमें इंस्टॉलमेंट में होगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में हमें पैसा जो है वो मिलेगा, ना कि एक साथ मिलेगा। केस नंबर 3, when amount is repaid in installments, जहां पे आपको अमाउंट का पेमेंट किस में होता है, इंस्टॉलमेंट में होता है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन ए केस वेयर द अमाउंट इज लैंड इन वन इंस्टॉलमेंट, पैसा दे तो दिया एक ही बार में, एंड रीपेमेंट इज डन इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। तो और रीपेमेंट कैसे होगा, आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, अपोजिट टू व्हाट वी हैव डन इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या था, पैसे दिए थे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में और पेमेंट सारा एक साथ मिल रहा था। बट अब यहाँ पे क्या है, पैसा दिया एक साथ है और पेमेंट कैसे मिलेगा, अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें पेमेंट मिलेगा। फाइंड द, अब क्या कह रहे हैं, हमें कैसे करनी है कैलकुलेशन, द प्रॉब्लम टेक्स ए डिफरेंट शेप, द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज डेट कैन बी समराइज्ड एज अंडर। कैसे करोगे तो लिखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या है आपका,
कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज मंथली ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग मनी टू द डेट ऑफ ईच रीपेमेंट। जिस दिन आपको पैसा दिया वहां से लेकर के रीपेमेंट तक कितने डेज हो रहे हैं, कितने मंथ्स हैं, कितने ईयर्स हैं, वो डिफरेंस आपको मेंशन करना है। उसके बाद फाइंड द टोटल ऑफ सच डेज मंथ्स और ईयर्स। जो भी डेज मंथ्स और ईयर निकाले आपने उसका क्या करना है, आपको टोटल करना है। क्वांटेंट विल बी द नंबर ऑफ डेज मंथ्स ईयर्स बाय विच एवरेज डेट फॉल्स अवे फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लोन। तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आपकी आएगी वो क्या बताएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी लोन की डेट थी उसके कितने दिन बाद आपको पेमेंट करना है। जो टाइम आएगा उसको आप ऐड कर दोगे लोन के कमेंसमेंट की डेट में, तो आपका रीपेमेंट की जो डेट है वो एक एवरेज डेट निकल करके आ जाएगी। एज एक्सप्लेन अर्लियर, इफ इंस्टॉलमेंट आर सेम वी कैन यूज सिंपल मीन कॉन्सेप्ट, डिवाइड डेज बाय नंबर ऑफ आइटम्स एंड नो नीड फॉर प्रोडक्ट। Thus the formula for the average due date can be written as under। इस केस के अंदर जो आपका फॉर्मूला काम करेगा वो फॉर्मूला क्या है, तो देखो सम ऑफ डेज मंथ्स या ईयर्स। जो भी आप यूज कर रहे हो सम ऑफ डेज मंथ्स और ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग from the date of lending। जिस दिन हमने पैसा आपको लैंड किया, उधार दिया, उस दिन से लेकर के टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। सम किया हमने किसका, डेज का, मंथ का, ईयर का, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग, और उसको डिवाइड बाय किससे करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं। ₹10,000 lent by दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स। दास ब्रदर्स ने पैसा दिया किसको, कुमार एंड सन्स को। कितना, 10,000 रुपीज। कब दिया, तो इन भाई साहब ने ये पैसा दिया था भाई 1 जनवरी 2011। इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स commencing on 1 जनवरी 2012। इस 1 जनवरी 12 को आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, देन 13, 14, 15 और 16। डेट ऑफ लोन क्या है, डेट ऑफ लोन है सर 1 जनवरी 11। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट at 5% per annum which Das brothers will recover from Kumar and Sons। तो देखो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो कैसे हो रहा है, एनुअली आ रहा है, एनुअली आ रहा है। सम ऑफ डेज मंथ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ सर, 1 ईयर हो गया। यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना 5 ईयर्स, है ना। जिस दिन लोन लैंड, जिस दिन लोन दिया, कब दिया 1 जनवरी 11 को। यहाँ से फर्स्ट रीपेमेंट कब है 1 जनवरी 12 को। 1 ईयर कंप्लीट हो गया सर। यहाँ तक लोन दिए हुए कितना टाइम हो गया, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमें 1, 2, 3 और 4 और 5 ईयर्स का गैप बन गया हमारा, जिस दिन से हमने लोन दिया है वहां तक। उसका क्या करना है, सम करना है। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 टोटल हो गया आपका 15।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट हमने कुछ दी नहीं, यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं 5 इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। लोन जो है उसका रीपेमेंट कब करना चाहिए, 1 जुलाई से 11 से 1 जैन 11 से 3 ईयर्स, 1 1 11 प्लस 3। 1 जैन 14 को क्या करना चाहिए, लोन का रीपेमेंट कर देना चाहिए। आया समझ। इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑन द इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू एनी फिक्स डेट विल बी द सेम एज ऑन 10,000 इफ लैंड ऑन 1 जैन 14 टू फिक्स डेट। भी अगर ये बंदा हर साल जो आपका पेमेंट कर रहा है उस तरीके से पेमेंट करे, या फिर 1 जनवरी 14 को सारा रीपेमेंट कर दे, तो बोले बात एक ही है। अगर 1 जनवरी 14 को एक साथ पेमेंट कर देगा तो भी वही बात निकल के आएगी जो ये पर्सन 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने पे निकल करके आ रही है। तो इंटरेस्ट एट ए सर्टेन डेट ऑन द इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू एनी फिक्स डेट विल बी द सेम एज ऑन 10,000। तो देयर विल बी नो लॉस टू आइदर पार्टी। सपोजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी 5% पर एनम एंड द डेट ऑफ सेटलमेंट क्या 31 दिसंबर 12। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आया, हमारे अकॉर्डिंग आया सर 1 जैन 14। बट ये कह रहा है अगर हमने सेटलमेंट कब किया, सेटलमेंट कर दिया हमने 31 दिसंबर 12 को। कब कर दिया सेटलमेंट, 31 दिसंबर 12 को। तो 12 तो पूरा चला ही गया, 13 पूरे साल का इंटरेस्ट 2013 वाले ईयर का, उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, 30,000 उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनाओगे, देखो टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग जल्दी से देखते हैं। इंस्टॉलमेंट कहां से स्टार्ट है भाई, सर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट स्टार्ट है 1/1/12 से, 1/1/12, 1/1/13, 1/1/14, 1/1/15 और 1/1/16। ये हमने इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट किया। कितना कितना किया होगा, 2,000 रुपीज एवरी ईयर दिए होंगे, तब जाकर के 5 इंस्टॉलमेंट में हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए ना सारे। तो कितने 2,000 हमने सर यहाँ पे दिए, यहाँ पे भी कितने दिए 2,000, यहाँ दिए 2,000, यहाँ दिए 2,000 और यहाँ दिए हमने 2,000। ये हमारी इंस्टॉलमेंट थी ना, ये क्या है हमारी इंस्टॉलमेंट्स। मनी यूज्ड बाय दास ब्रदर्स अप टू 31 दिसंबर 16। जब तक पैसा वापस नहीं किया, जब तक पैसा वापस नहीं किया, लोन कितना लिया था भाई, लोन लिया था सर 10,000 का। कितना लोन लिया था हमने, 10,000 का। कब, 1 जैन 11 को। रीपेमेंट कैसे करना है सर, 1 जैन से हमने 10,000 रुपीज लिए थे, एक साल हमने ये पूरे 10,000 रुपये रखे हैं। कितने रखे हैं, 10,000। बट यहाँ जाके हमने क्या किया, हमने कर दिया 2,000 रुपीज़ का रीपेमेंट। अब कितने रह गए, 8,000। कितने रह गए, 8। फिर हमने 2 का रीपेमेंट कर दिया, कितने रह गए, 6। फिर 2,000 का रीपेमेंट कितने रह गए, 4। और फिर कितना किया 2,000 का रीपेमेंट, तो कितने रह गए, 2। और लास्ट में आपका 0। 10,000 रुपीज हिसाब कब हो रहा है, 1/1/16 को। कितना टाइम पड़ा है, 5 ईयर्स। कितना टाइम पड़ा है, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 1 ईयर। तो 5 2 10, 8, 6, 4 और 2। इसका मैं क्या कर दूं, टोटल कितना आया, टोटल आ गया सर 30,000। ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट हो गया ना एक तरीके से। इंस्टॉलमेंट को मैंने नंबर ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या गया, प्रोडक्ट कितना आया, सिग्मा प्रोडक्ट कितना आया आपका 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी 5%। कितने टाइम का, 1 ईयर का। 1,500 रुपये लग जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। कोई डाउट अगर हो आपका तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर केवल आपका एक मेथड और बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पीछे आपके दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लास्ट में दिए हुए हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। वो भी रुक जाओ, लास्ट लेक्चर के बाद आप क्या करना, उनको ट्राई कर लेना। साथ में जो आपकी दूसरी रेफरेंस बुक है टीएस ग्रेवाल, उसके जो क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के वो आप ट्राई कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।